नतीजों पर हमने देखा कि ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी निकल कर आई हैं, तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी समझ लेते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स कंपाइल करके। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स किन किन कंपनियों पर आई? हाय, गुड मॉर्निंग। सो भारतीय एयरटेल के कल नतीजे आए थे मार्केट आवर्स के बाद, उसी के चलते दो रिपोर्ट आई है। पहली रिपोर्ट जेफरी से है, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 880 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 में भारतीय एयरटेल ने अच्छा खासा वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है। भारतीय आगे चलते हुए FY 22 से 25 के पीरियड में 20% का EBITDA CAGR ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है, और इसीलिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है। टारगेट दिया है 880 रुपीज़ पर शेयर का। CLSA की भी एक रिपोर्ट आई है भारतीय एयरटेल पर, उन्होंने भी खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट दिया है 953 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि क्वार्टर 4 FY 22 में इंडिया के मोबाइल रेवेन्यूज और EBITDA उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए थे। 4G सब्सक्राइबर एडिशन देखा हमने इस क्वार्टर में। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र भी उनके एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए थे, और इसीलिए उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। डॉक्टर लाल पैथ लैब के भी नतीजे आए थे, और उसी के चलते CLSA ने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट दिया है 2100 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अनफेवरेबल है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के लिए इस इंडस्ट्री में बढ़ती कंपटीशन के कारण। उन्होंने FY 24 के EPS एस्टिमेट्स कट कर दिए हैं 5.4% से, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल यानी PE मल्टीपल एस्टिमेट्स भी 50% से कम कर 40 टाइम्स कर दिया है, और उसी के चलते उन्होंने बिकवाली की राय दी है। दूसरी रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की DLF पर, जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 470 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि DLF अपना डीलेवरेजिंग कंटिन्यू कर रहा है, यानी उसकी लोन कंटिन्यूसली कम हो रही है, और इस क्वार्टर में सेल्स अच्छे आए थे। इसका कारण यह है कि वन मिड टाउन जो उनका प्रोजेक्ट था उसके कारण रेवेन्यू में हमने अच्छा खासा अपटिक देखा। लास्ट एक इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज नोट आई है अमित शाह से बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज से, जहां उन्होंने निफ्टी का टारगेट कम कर दिया है और टारगेट दिया है 16,000 का। पहले उनका टारगेट था 17,000 का, और अभी कम कर 16,000 कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि इस साल में अभी वो फ्लैट रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये निफ्टी पर टारगेट आया है, ये हमने आपको बताया, और उसके अलावा भी नतीजों पर और कुछ कंपनियों पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, और बाजार के दौरान भी दिन भर हमारी नज़र इन पर बनी रहेगी। लेकिन आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा नतीजों के लिहाज से भी। कल बाजार बंद होने के बाद भी कुछ अहम नतीजे आए हैं, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझेंगे बाकी नंबर्स कौन से थे। तो भारतीय एयरटेल ने कल मार्केट बंद होने के बाद अपने चौथी तिमाही के नंबर्स घोषित किए। नतीजे कैसे रहे हैं ये पहले समझ लेते हैं, और सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिटेल्स लेकर। सौमित, बताइए भारतीय एयरटेल के नंबर्स कैसे थे? अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे नंबर देखेंगे तो एक स्लाइट मार्जिनल सा मिस देखने को मिला है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। रेवेन्यू और एबिटा दोनों ही फ्रंट पे करीब 1% का मिस आया है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे जो रेवेन्यू होगा भारतीय एयरटेल का कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो करीब 31,800 करोड़ रुपीज़ के आसपास होगा, बट जो नंबर आया है वो 31,500 करोड़ का है। बड़ी चिंता वाली बात नहीं है, जस्ट 1% का मिस है। अगर एबिटा की हम बात करें तो वो करीब 16,000 करोड़ के आसपास आया है, जो कि 9% हायर है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। मार्जिन 50.9% है, और जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, और इसके पीछे दो तीन कारण हैं। पहला तो ये है कि एक एक्सेप्शनल गेन था फोर्थ क्वार्टर में। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो अदर एक्सपेंसेस था उसमें एक शार्प 10% का डिक्लाइन देखने को मिला है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और साथ ही में फाइनेंस कॉस्ट जो था फोर्थ क्वार्टर में वो भी काफ़ी कम था। इसी कारण नेट प्रॉफिट बीट जो आया है एनालिस्ट एस्टिमेट के सामने इन तीन कारणों के पीछे आया है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है, जो कि की नंबर है भारतीय एयरटेल के लिए और की बिजनेस है, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। रेवेन्यू 9.5% से बढ़ गया है, एबिटा 12% से बढ़ गया है। आरपू नंबर जो है, जो कि की नंबर है, वो 178 रुपीज़ पे है, जो कि 9% हायर है सिक्वेंशियल बेसिस पे। और सब्सक्राइबर बेस जो रहा है वो भी काफ़ी स्टेबल रहा है एट 32.6 करोड़। अब ये स्टेबल सब्सक्राइबर बेस और हायर आरपू के कारण ही अगर हम देखते हैं तो जो इंडिया मोबाइल बिजनेस आया है उन्होंने स्ट्रॉन्ग नंबर रिपोर्ट की है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ब्रॉडबैंड बिजनेस का भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। रेवेन्यू और एबिटा दोनों ही 10%
इंक्रीज हुआ है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एंटरप्राइज बिजनेस का जो ग्रोथ था वो भी इनलाइन था एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने, और जो डीटीएच बिजनेस है इसमें थोड़ा सा सबड्यूड ग्रोथ आया है, इनफैक्ट एक डिक्लाइन देखने को मिला है टॉप लाइन के बेसिस पे अगर हम देखें तो। अब चूंकि एयरटेल लास्ट कंपनी था टेलीकॉम सेक्टर में जिन्होंने कंपनी रिपोर्ट अपने नंबर्स रिपोर्ट किए, और अगर हम कंपेयर करते हैं अब जियो और वोडाफोन आइडिया के सामने, तो एयरटेल का जो ग्रोथ था वो काफ़ी हाई था कंपेयर टू जियो और वोडाफोन आइडिया, और लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव क्वार्टर के लिए एयरटेल का जो ग्रोथ था वो बीट किया है जियो और वोडाफोन आइडिया को। और याद रखिएगा फोर्थ क्वार्टर में एयरटेल एक ओनली ऑपरेटर था जिन्होंने सब्सक्राइबर बेस बढ़ाया है, बाकी जियो और वोडाफोन आइडिया का अगर हम देखते हैं तो सब्सक्राइबर बेस डिक्लाइन हुआ है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। ओके, तो भारती एयरटेल के नतीजे रहे हैं। इनका जो टेलीकॉम कारोबार था जो कि इनका कोर है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिला, और अनुमान के मुताबिक ही कह सकते हैं नतीजे एयरटेल के देखने को मिले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये सारी जानकारी देने के लिए।